International Convention relating to women. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, that is known as CEDAW, ठीक है, is an international agreement that aims to end discrimination against women and girls. It's often called the International Bill of Rights for Women, ठीक है. तो इस CEDAW जो है महिलाओं के साथ जो भेदभाव होते थे, ऑल फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता था तो उसको ख़त्म करने के लिए सीडॉ बनाया गया था, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है. अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे सीडॉ का एक्ट जब पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारा प्रोविज़न है, तो अपने को इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि अपने को सब कुछ शॉर्ट में पढ़ना है, क्योंकि अपने को बहुत सारा चीज़ कवर करना है. तो सीडॉ का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये था, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, सीडॉ, ठीक है. कभी कभी 2 मार्क्स के लिए सीडॉ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा. की प्रोविज़न क्या है इस एक्ट के अंदर, तो ये एक्ट जो है, ये जो कन्वेंशन बनाया गया उसका क्या मकसद क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ. किसके लिए, विमेन के लिए. तो ये जो कन्वेंशन था वो इंश्योर करता था कि भाई इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन हो महिलाओं के लिए, हेल्थ में भी उनको इक्वल राइट मिले, एम्प्लॉयमेंट में भी मिले, ठीक है, और पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में भी उनको इक्वलिटी मिले, ठीक है. दूसरा है गारंटीज वीमेंस राइट टू वोट, स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड होल्ड पब्लिक ऑफिस. ये जो सीडॉ है वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता है, ये तो सबसे पहली बात थी, ठीक है. तो इन्होंने ये इंश्योर किया कि उनको राइट टू वोट मिले, ठीक है, अगर उनको इलेक्शन में खड़ा होना है तो वो खड़ा हो सकती हैं, अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी है उनको वो पास करना होगा. तीसरा इसका मेन पर्पस था प्रोटेक्ट वीमेंस रिप्रोडक्टिव राइट, ये भी इसका सीडॉ का मेन पर्पज है बनाने का, ऑब्जेक्टिव, ठीक है. आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीडॉ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएं, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीडॉ, ठीक है. अगला है टारगेट कल्चर एंड ट्रेडिशंस एज इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस शेपिंग जेंडर रोल्स, ठीक है, ये भी इंश्योर करने का इनका जो है पर्पज है. लास्ट है इसका रिक्वायर्स कंट्रीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन. किसी भी कंट्री में अगर महिला को एक्सप्लॉइट किया जाता है या उनकी महिलाओं की ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है, तो उस देश को उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए ये इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है सीडॉ वो काम करता है. अब ये सीडॉ बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, हिस्ट्री क्या रहा है इसका, ठीक है. द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड सीडॉ ऑन दिसंबर 1879, ठीक है, 1879 में यूएन जनरल असेंबली ने सीडॉ को अडॉप्ट किया था, ठीक है. इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन सितंबर 3, 1981, 2 साल के बाद इसको जो है इन्फोर्स किया गया था. मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रीज दैट रेटिफाई सीडॉ आर लीगली बाउंड टू पुट इट्स प्रोविजन इनटू प्रैक्टिस, ठीक है. कोई भी देश अगर इसको रेटिफाई करता है या सीडॉ का मेंबर बनता है तो सीडॉ के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनको वो बाउंड है वो फॉलो करने के लिए. दे मस्ट सबमिट नेशनल रिपोर्ट ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लायंस एट लीस्ट एवरी 4 ईयर. 4 साल में उनको जो है कंप्लायंस रिपोर्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जो है सबमिट करना होता है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया भी सीडॉ का मेंबर है, ठीक है. ये हो गया महिलाओं से जुड़ा हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन, छूट गया था तो हमने अभी कवर कर लिया. अभी हमारा बाकी है सब कुछ चिल्ड्रन के लिए. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी चिल्ड्रन का बाकी है हमारा, पीनल प्रोविज़न भी बाकी है, लॉज भी बाकी है, ठीक है, नेशनल कमीशन भी बाकी है चाइल्ड का, और इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न. हमारे संविधान के अंदर बच्चों के लिए कौन कौन से आर्टिकल में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है. वैसे हर आर्टिकल जो है हर किसी के लिए है, ठीक है, सबको वो राइट देता है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो बच्चों को ज़्यादा राइट देता है, ठीक है. जैसे हमने पढ़ा था पीछे महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए कुछ एक्ट जो है कुछ आर्टिकल बहुत ज़्यादा प्रोविज़न बताता है. जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है सबके लिए, लेकिन वो खास करके महिलाओं पर जोर दिया गया क्योंकि महिलाओं को कम सैलरी मिलती थी, बराबर ऐसे ही. तो अभी पढ़ते हैं हम लोग. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल प्रोविजन दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है. ये हो गया हमारा बेसिक. अब हम आर्टिकल पे आते हैं.
आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, प्रियम्बल में भी हमारा जो है ये राइट्स के बारे में बताया गया है, वीमेन के भी और चिल्ड्रन के भी। कैसे? तो आप लोग जब प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें देखे रहोगे आप लोग कि बोलता है इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये सब जो जस्टिस है वो सब के लिए इक्वल बताता है, ठीक है। तो जैसे ही सब के लिए बताएगा तो वो चिल्ड्रन भी आ जाएगा ना उसमें। तो प्रियम्बल में भी जो 2-3 वर्ड है जो जस्टिस से जुड़ा है वो बच्चों के लिए भी कवर होता है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट पे। देखो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब, राइट टू इक्वालिटी का मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब सबका जो अधिकार है वो समान है। तो बच्चे भी आ गए ना। अब ऐसा नहीं बोल सकते ना कि कोई बच्चा है तो उसको खेलने का अधिकार नहीं रहेगा या उसको खाने का अधिकार नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब जो बड़े आदमी कर सकते हैं वो बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी। अगला है आपका आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आप भेदभाव नहीं कर सकते, वो बच्चा है इसीलिए वो मंदिर नहीं जा सकता है या कुछ ऐसा, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव का मतलब है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं 18 से ऊपर का हूँ, अब कोई बच्चा बोलेगा मुझे भी काम करना है तो नहीं करने देंगे ना, कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में आपका जो है आर्टिकल 15 बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगला है आपका आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में तो सबको है भाई जीने की आज़ादी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, मर्द हो, सबको, ठीक है। इसके बाद है, ये मेन है आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। ये बच्चों के लिए मेन है आर्टिकल 21A। इसके ए मतलब अमेंड करके ये ऐड किया गया था बाद में। अगला है आपका आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ये बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है, ठीक है, कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं करेंगे और फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल 24 प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डस एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14। ये भी बच्चों के लिए स्पेशल है। ये आर्टिकल बोलता है कि 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा है तो वह हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा डीपीएसपी के अंदर, अभी तक हमने देखा फंडामेंटल राइट के अंदर बच्चों के अधिकार। अब हम देखेंगे बच्चों से रिलेटेड डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 39E में बताया गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज एंड फोर्स लेबर, ठीक है। 39E में बताया गया है इसके बारे में। और इसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी भी इसमें बताया गया है। अगला है आपका आर्टिकल 39F राइट टू, नहीं ऊपर वाला ही शायद इसमें कॉपी हो गया। आर्टिकल 39F में बताया गया है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, ठीक है। तो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर्टिकल 39F में बताता है। तो ये सब के लिए है, ठीक है, महिला के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी है। तो ये हो गया। इसके बाद आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे आर 6 ईयर ओल्ड प्रोटेक्शन। बीच बीच में एरर हो गया क्या, एक सेकेंड, हाँ दे दीजिए बस। कॉपी करते समय शायद ऐसा हो गया, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ आर्टिकल 45 में है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल अंटिल दे आर 6 ईयर ओल्ड। आर्टिकल 45 बोलता है कि कोई भी बच्चा जो 6 साल से कम का है, ठीक है, तो उसके चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के ऊपर सरकार जो है ध्यान देगी। इसके बाद है आर्टिकल 46 प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। तो वीकर सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि गरीब लोग, ठीक है, वीकर सेक्शन का मतलब है महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, ऐसे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल फ्रॉम इनजस्टिस, तो इसमें बच्चे भी कवर होते हैं। अगला है 47 राइट टू न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ। तो आर्टिकल 14(7) भी बच्चों के लिए है। इसमें बताया गया है राइट टू न्यूट्रिशन मतलब
कोई भी बच्चा है तो उसको न्यूट्रिशन फूड मिले, अच्छा खाना मिले, वो अच्छे से रहन सहन उसका हो, ये कौन ध्यान देगा? सरकार ध्यान देगा इस बात पर, ठीक है। क्योंकि ये डीपीएसपी में है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो अधिकार मांगेगा कि मुझे अच्छे से जीने का अधिकार है, नहीं। गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हर किसी को न्यूट्रिशन मिले, हर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आपका है दूसरा मेन इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स, पीनल ऑफेंसेज फॉर चाइल्ड। बच्चों के लिए ऑफेंसेज क्या क्या है बच्चों से जुड़े, ठीक है। तो बच्चे से जुड़ा कोई स्पेशल ऑफेंस है नहीं, बच्चे से जुड़ा जो भी ऑफेंस है आपका पॉक्सो में आ जाता है, ठीक है। याद रखना, बच्चों के लिए अलग से कोई प्रोविजन इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि सारा अपराध पॉक्सो में कवर किया गया है। एक अपराध ऐसा है जो पॉक्सो में कवर नहीं है, तो उसको बीएनएस में कवर किया गया है, जिसका नाम है किडनैपिंग, ठीक है, किडनैपिंग। अगर किसी बच्चे को लॉफुल गार्डियन से किडनैप करते हो, अबडक्ट करते हो, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, वो बच्चों के लिए है। और बाकी सारा प्रोविजन सेक्सुअल नेचर का होगा तो वो पॉक्सो के अंदर कवर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑफेंसेज रिलेटिंग टू चाइल्ड। अभी है स्टैट्यूट्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड कौन कौन से कानून हमारे देश के अंदर हैं, ठीक है। तो जब आर्टिकल ये मॉड्यूल 4 देखोगे आप, तो उसमें सारे लॉज जो हैं बच्चों से रिलेटेड ही दिए हुए हैं। आपका पहला है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है। दूसरा है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। तीसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सबको आपको डीप में नहीं पढ़ना है, मैं आप लोगों को ये जो भी प्रोविज़न है ना, जो भी एक्ट है, उसका पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। अगर डीप में पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर डीप में नहीं पढ़ना होगा तो मैं अभी सबका ऑब्जेक्टिव बता दूंगा कि किस एक्ट को क्यों बनाया गया था, ठीक है। तीसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। चौथा है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। पांचवा है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। छठा है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट। सातवां है यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट। और आठवां है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, ठीक है। तो ये सब जो है लॉज हैं हमारे इंडिया में, जो बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहला है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है, मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहला है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है। इसका क्या था बनाने का एम्स टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज एंड प्रोटेक्ट विक्टिम्स। The act defines the marriageable age as 18 years for girls and 21 year for boys, ठीक है। इसके अंदर प्रोविज़न बनाया गया, इसके अंदर सेक्शन डाला गया जिसमें ये बताया गया कि लड़कियों की उम्र शादी की 18 होगी और लड़के का उम्र शादी का 21 होगा, ठीक है। अगर उससे कम में आप करते हो तो ये माना जाएगा कि आपने चाइल्ड मैरिज किया है और ये पनिशेबल ऑफेंस है। इस एक्ट को बनाने का मेन पर्पज़ था कि बच्चों के शादी को रोका जाए। आपको पता होगा ये जो आपका क्या बोलते हैं विशाखा वाला जो केस है, वो उस टाइम पे बच्चों की शादी हो जाती थी, ठीक है। आपको पता होगा वो जो मोही कौन सी महिला थी ना, एक वो गांव में आंगनबाड़ी में काम करती थी, तो वो किसी अमीर घराने का लड़के का शादी हो रहा था, मतलब शादी की बात चल रही थी, तो दोनों माइनर ही थे। तो उन्होंने उनका विरोध किया था कि आप चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो फिर आपका ये आया क्या बोलते हैं आपका पॉस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ठीक है, इन दी वर्क प्लेस। तो कहाँ था, मैं आगे भाग जाता हूँ। तो ये हो गया, इसमें डिफाइन किया गया है लड़की का उम्र 18 और लड़के का 21 साल होना चाहिए। इसके अंदर कुछ पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं। द एक्ट प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर दोज हु परफॉर्म कंडक्ट डायरेक्ट और अबेट चाइल्ड मैरिज। कोई भी बंदा जो चाइल्ड मैरिज कराता है, ठीक है, या जिसका इन्वॉल्वमेंट है या जो अबेट करता है चाइल्ड मैरिज कराने के लिए, उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न करता है, ठीक है। अब कोई बच्ची है जिसका शादी हो गया, चाइल्ड मैरिज करा दिया गया है, तो वो विक्टिम हो गई, तो अब उसके लिए कुछ प्रोविज़न बनाया गया है या नहीं बनाया गया, तो इसके बारे में भी दिया गया है। द एक्ट प्रोवाइड्स रिलीफ टू विक्टिम इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस फॉर द गर्ल अंटिल सी रीमैरिज, ठीक है।
कोई भी बच्ची है जो कम उम्र में शादी कर दिया गया तो अब उसको मेंटेनेंस भी मिलेगा और रेसिडेंस फॉर गर्ल अंटिल सी रीमैरी, जब तक वो पुनः शादी नहीं करती। और पुनः शादी कब करेगी? जब वो 18 की होगी। ठीक है। इसके बाद है द एक्ट मेक चाइल्ड मैरिजेस वॉइडेबल and allows the contracting party who was a child to petition for annulment within 2 years of attaining majority। ठीक है, अगर किसी बच्ची के साथ शादी हो जाता है तो वो वॉइडेबल मैरिज होगा। ठीक है, और जो भी बच्ची का शादी हुआ है वो चाहे तो उस शादी को भंग करने के लिए, अनल करने के लिए कोर्ट में जा सकती है। ठीक है। The act gives court the power to issue injunction to prohibit child marriage। इस एक्ट के अंदर कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो इंजंक्शन लागू कर सकता है चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। कहीं पे चाइल्ड मैरिज होने की सूचना मिली, ठीक है, कोर्ट तुरंत वहाँ पे इंजंक्शन वो ऑर्डर दे देगा कि वो शादी को रोको, शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा। ठीक है। इसके बाद है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। द एक्ट अपॉइंट चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर इन ईच स्टेट टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स। ये जो एक्ट है ये बोलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर बनाया जाएगा, CMPO बोलते हैं उसको। ठीक है, जो कि बच्चों के शादियों को रोकने के लिए काम करेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकता है वो। ठीक है। द एक्ट गिव्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द पावर टू ऐड, modify or revoke order made under this act। The PCM Act replaced the Child Marriage Restraint Act 1929। ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था 1929 का, उसको रिप्लेस करके, ठीक है, ये नया एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में। इसके बाद दूसरा है आपका राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं हम लोग। एम्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14। ठीक है, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, ये इंश्योर करना इस एक्ट का प्राइमरी पर्पज था। This act was passed to ensure that every child receive a quality education regardless of their family's income, caste, gender, creed। ठीक है, ये एक्ट जो पास किया गया इसका मेन पर्पज ये था कि ये इंश्योर करे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, कास्ट, जेंडर और क्रीड। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कुछ जो आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले है फ्री एजुकेशन। नो चाइल्ड शुड बी रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस टू अटेंड ए गवर्नमेंट स्कूल। नो डिटेंशन, चिल्ड्रेन कैन नॉट बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड अंटिल दे कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन। ये इस एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा अगर वो नहीं पास हो पाया या फेल हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको निकाल दो या कुछ ऐसा प्रोविजन, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उसको जब तक वो 14 साल तक का अच्छी से शिक्षा न ले तब तक उसको पढ़ने का अधिकार रहेगा। अगला है रिजर्वेशन। प्राइवेट स्कूल मस्ट रिजर्व एटलीस्ट 25% ऑफ देयर सीट्स फॉर डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रेन। प्राइवेट स्कूल में भी 25% जो है सीट रिजर्व रहेगा बच्चों के लिए जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला इस एक्ट में दिया हुआ है द एक्ट सेट्स नॉर्म्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स क्वालिफिकेशन। इसमें सिर्फ बच्चों का ही नहीं, टीचर और वहाँ पे जहाँ पे पढ़ेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कुछ नॉर्म्स सेट किए गए हैं। ठीक है, अगला है आपका मॉनिटरिंग। इसका मॉनिटर कौन करता है इस एक्ट का? द नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मॉनिटर करते हैं। इसके बाद अगला है आपका चाइल्ड राइट्स। द एक्ट एम्फसाइज्ड चाइल्ड राइट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बाद है अगला द एक्ट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, जेंडर और फैमिली इनकम। इस एक्ट में बताया गया है कि इस एक्ट के तहत किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनके इनकम, उनके फैमिली के इनकम के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर कि लड़का है या लड़की, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है
स्कूल मैनेजमेंट कमिटी मैनेज गवर्नमेंट स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी जो है गवर्नमेंट स्कूल को जो है मैनेज करेगी। The RTE Act came into effect on April 1, 2010. It was passed under Article 21A of the Constitution of India, which was added in 2002 as part of 86th Amendment Act. मैंने जब पढ़ाया आप लोगों को आर्टिकल 21A, तभी बताया था मैंने कि ये नया ऐड किया गया, ठीक है। तो ये जो नया ऐड किया गया था कब किया गया था? 86th अमेंडमेंट में 2002 में, ठीक है। इसी के तहत जो है 2010 में ये एक्ट ही पास कर दिया गया, ठीक है, ताकि पूरा प्रोविजन बच्चों के लिए स्पेशल बनाया जा सके, ठीक है। अगला है चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, विच वॉज पास्ड इन 1986 टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डेंजरस वर्क एंड रेगुलेट देयर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। व्हाट डज द एक्ट डू? ये एक्ट जो है क्या करता है? prohibits children under 14 years of age from working in certain dangerous jobs and processes, ठीक है। regulate the working condition of children in other jobs, prohibit adolescent between the ages of 14 and 18 from working in certain hazardous jobs for and processes. what are the aims of the act? इस एक्ट का एम क्या है? to protect children from exploitation, to ensure children receive the means they need to develop normally, to ensure children are fed, nourished and sheltered if they are sick, hungry, orphaned or abandoned. How has the act been amended? The Child Labour Prohibition and Regulation Amendment Act was passed in 2016. The Child Labour Prohibition and Regulation Amendment rules were passed in 2017. The Schedule of Hazardous Occupation and Processes was reviewed and divided into 2 parts. तो मेन आप लोगों को हर एक्ट का जो है ना ऑब्जेक्ट याद रखना है कि ये एक्ट पर्टिकुलर आया क्यों था। तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस एक्ट का एम क्या है। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, टू एंश्योर चिल्ड्रन रिसीव द मीन्स दे नीड टू डेवलप नॉर्मली, ठीक है। टू एंश्योर चिल्ड्रन nourished and sheltered if they are sick, hungry or orphaned, ठीक है। इसके बाद है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डेंजरस वर्क्स एंड रेगुलेट देयर वर्किंग कंडीशन। याद रखिएगा इस एक्ट का पर्पज। अगला है आपका द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2006 टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। यह एक्ट क्यों बनाया गया था? तो ट्रैफिकिंग उस टाइम पे क्या होता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होता था, ठीक है। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक है, यह एक्ट इन्फोर्स किया गया था। द अमेंडमेंट मेड इट इलीगल टू विजिट अ ब्रोथल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड विक्टिम्स। कोई भी ब्रोथल का मतलब होता है वैश्यालय, ठीक है। वैश्यालय मतलब जहाँ पे वो होता है ना वैश्या का काम, वो, ठीक है। तो कोई भी बंदा अगर इलीगली ब्रोथल में जाता है, ठीक है, और जो वहाँ पे जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाली जो महिलाएं होती है, ट्रैफिक्ड वुमेन, ठीक है, विक्टिम, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर जो है कुछ अमेंडमेंट आए थे। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। दिस एक्ट वाज क्रिएटेड टू प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स चाइल्ड, ठीक है। महिलाओं और बच्चों को रोकने के लिए ट्रैफिकिंग से इस एक्ट को बनाया गया था। इट क्रिमिनलाइज्ड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोस्टिट्यूशन। वेश्यावृत्ति जो होता है उस एक्टिविटी को करने वालों को क्रिमिनलाइज करता है ये एक्ट, ठीक है। इट एस्टेब्लिश्ड प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग। ये एक्ट जो है कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स के बारे में बात करता है जो महिलाएं विक्टिम हैं ट्रैफिकिंग की, ठीक है। इट प्रोवाइडेड पेनल्टीज एंड पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटी। जो भी इस एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज पाए जाएंगे उनके लिए पेनल्टीज और पनिशमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006। दिस बिल डिलीटेड प्रोविजन दैट पेनलाइज्ड प्रोस्टिट्यूट्स फॉर सॉलिसिटिंग क्लाइंट। It made it illegal to visit a brothel for the purpose of sexual exploitation of trafficked women.
ठीक है। ये जो एक 2006 में 2006 में एक अमेंडमेंट आया था, इस अमेंडमेंट के एक्ट बाद जो है प्रोस्टिट्यूट्स जो भी महिलाएं हैं, ठीक है, उनको अब पिनलाइज नहीं किया जाएगा। ये पहले क्या था कि अगर कोई महिलाएं भी पाई जाती है ना सॉलिसिट मतलब वो क्लाइंट के साथ ऐसा कुछ एक्टिविटी में, तो महिलाओं को भी पनिशमेंट दिया जाता था। लेकिन 2006 में उस क्लॉज को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अब कोई भी महिलाएं अगर वैश्यावृत्ति में पाई जाती हैं तो उस महिला को जेल वेल नहीं होगा, ठीक है, उनको छोड़ दिया जाएगा। बाकी जो भी इंडल्ज होंगे उनके इस एक्टिविटीज़ में, ठीक है, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो जिसने जगह प्रोवाइड किया हो, ठीक है, वो सारे नपेंगे इस एक्ट के तहत। It made it illegal to visit a brothel for purpose of sexual exploitation for the trafficked victim. ये भी सही है। It provides for in-camera trial for victims. It proposed raising the age of child from 16 to 18 years. It proposed a comprehensive definition for trafficking in person. तो इस एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं। अगला है आपका द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट। बेगिंग का मतलब भिक्षुक होता है ना, भीख मांगने के लिए, तो ऐसा तो बेगिंग भी क्रिमिनलाइज किया गया है इस एक्ट के अंदर। द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, आपको पता होगा ये नोएडा कहाँ पे, इंदौर में शायद भीख मांगना अपराध हो गया है, वहाँ पे आप कोई भीख मांगेगा तो उसको जेल में भेज देते हैं ऐसा। द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 criminalizes begging in the state of Bombay and provides for the detention, training and employment of beggars. कहाँ ऐसा कोई क्रिमिनलाइज किया जाता है? ये आप मलाड के सिग्नल पे देख लो, बोरीवली के सिग्नल पे देख लो, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं मांगते, ठीक है। ये एक्ट है क्रिमिनलाइज करने के लिए बनाया गया है। जो भी बेगिंग का काम करेगा, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको जॉब के लिए कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज हो, बेगिंग में नहीं। द एक्ट वाज एक्सटेंडेड टू दिल्ली इन 1960। 1960 में इस एक्ट को दिल्ली तक एक्सटेंड कर दिया गया था। अब ये एक्ट करता क्या है? व्हाट द एक्ट डज अलाउ पुलिस टू अरेस्ट पीपल फाउंड बेगिंग विदाउट अ वारंट, ठीक है, कोई भी बंदा अगर भीख मांगते पकड़ा जाता है तो पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। प्रोवाइड शेल्टर इन गवर्नमेंट बेगर, ठीक है, मतलब बेगर होम्स फॉर बेगर्स, ऑफर फ्री फूड, क्लोथ्स, मेडिकल केयर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर बेगर्स, ठीक है। ट्राइज बेगर्स इन स्पेशल कोर्ट कॉल्ड बेगर कोर्ट। अरे बाप रे बाप, बेगर को अगर पकड़ा जाएगा, जो भी भिखारी हैं उनको पकड़ा जाएगा तो उनके लिए इस एक्ट के तहत अलग से कोर्ट भी बनाया गया है जिसका नाम है बेगर कोर्ट, ठीक है। जिस बेगर को पकड़ा जाएगा उसको गवर्नमेंट के शेल्टर में रखा जाएगा, वहाँ पे उनको फ्री में फूड मिलेगा, मेडिकल केयर मिलेगा, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ठीक है, और एजुकेशन भी। वाह। अगला है आपका पनिशेज बेगर विद अ जेल टर्म ऑफ 1 to 3 ईयर। अगर बेगर को पनिशमेंट देना होगा तो जेल टर्म 1 साल से 3 साल तक का दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एम्स टू मेक बेगर्स सेल्फ डिपेंडेंट थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। ये जो एक्ट है बेगर्स को जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है। हाउ द एक्ट वर्क, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिशियल असिस्टेड बाय पुलिस conduct raids to pick up beggars. The arrested person is taken or sent to a court. The state government provide a receiving center for the temporary detention of beggar. The state government clarifies certain institution as receiving center. तो ये हो गया आपका बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट का। नेक्स्ट आपका एक्ट है द यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट। अब ये कब आया था? वॉज पास्ड टू प्रिवेंट दी, ये पास हुआ था 1956 में। और ये क्यों पास हुआ था? वॉज पास्ड टू प्रिवेंट द स्प्रीड ऑफ हार्मफुल पब्लिकेशन टू यंग पीपल इन इंडिया, ठीक है। अभी देख रहे हो कितने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कितने हार्मफुल पब्लिकेशन होते हैं, किसी के बारे में कुछ भी लिखा जा रहा है, बराबर। तो ये सब जो है पब्लिकेशन को रोकने के लिए ये एक्ट 1956 में बनाया गया था। The act defines harmful publication as
those that depict violence, cruelty or other immoral act. ठीक है. It also prohibits the sale, distribution or possession of such publication. ठीक है. कोई भी हार्मफुल पब्लिकेशन है, ठीक है, तो उसको ना आप सेल कर सकते हो, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ना आप अपने पोजेशन में रख सकते हो. ये सभी प्रोहिबिट हैं इस एक्ट के तहत. ठीक है. Defines harmful publication as any book, magazine, pamphlet, leaflet, newspaper or other publication that could corrupt a young person. ठीक है. तो ऐसा कोई भी आपका जो है मैगजीन है या पैम्पलेट है, लिफलेट है, न्यूज़पेपर है, कोई भी अदर पब्लिकेशन है जो यंग पर्सन को करप्ट कर सकता है, उनके बुद्धि को तो भ्रष्ट कर सकता है, ऐसे सारे आर्टिकल पब्लिकेशन जो है प्रोहिबिट किए गए हैं इस एक्ट के तहत. फर्दर प्रोहिबिट द सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और पोजेशन ऑफ हार्मफुल पब्लिकेशन, ये हमने पहले पढ़ लिया था. अलाउज द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर हार्मफुल पब्लिकेशन फॉरफिटेड. अलाउज द गवर्नमेंट टू सीज एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल पब्लिकेशन. ये एक्ट जो है गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि कोई भी हार्मफुल पब्लिकेशन है तो उसको डिक्लेयर कर सकता है फॉरफिटेड. ठीक है. मतलब फॉरफिट का मतलब होता है कि भाई जब्त कर लो पूरा. ठीक है. इसके बाद उनको सीज करके उसको डिस्ट्रॉय करने का भी अधिकार गवर्नमेंट के पास होगा. तो यही है. और ये एक्ट जो है होल इंडिया में लागू होता है. ये सिंपल है. और इसमें दिया हुआ है कि यंग पर्सन का मतलब क्या होगा. तो यंग पर्सन का मतलब होता है अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स. 20 साल के नीचे के जो भी बच्चे हैं उनको यंग पर्सन का जो है डेफिनेशन बताया गया है. ठीक है. लास्ट है आपका द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट. ठीक है. दिस एक्ट was passed in 2005 is an act of parliament. They established the National Commission for Protection of Child Right NCPCR and State Commission for Protection of Child SCPCR. ये कल मैंने भी बताया था, जैसे हम लोगों ने NCW पढ़ा था, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन. ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, इसीलिए इनका नाम है NCPCR. तो ये नेशनल लेवल पर अगर कोई स्टेट के अंदर ये कमीशन बनाया गया है तो उसका नाम क्या होगा, स्टेट कमीशन, तो SCPCR. अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया है तो उसका नाम क्या होगा, DCPCR. ठीक है. अब इस ये जो पर्टिकुलर एक्ट है नेशनल कमीशन ऑफ फॉर चिल्ड्रेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये जो है इसका मेन पर्पज है टू इंश्योर दैट लॉज, पॉलिसीज, programs and administrative system conform to the right of the child, to monitor laws relating to child rights. ठीक है. to review government policies and procedure. ये जो NCPCR है उनका क्या क्या फंक्शन है वो उसके बारे में बता रहा है. फिर इनका आगे का पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल्स फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन. अगर बच्चों के साथ कोई अपराध हुआ है तो उसका स्पीडी ट्रायल हो, ये इंश्योर करेगा कौन, NCPCR. ठीक है. गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी बनाया जा रहा है तो उसमें बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन हो, ये रिव्यू कौन करेगा, NCPCR. ठीक है. बच्चों के साथ कोई बच्चों के अधिकार के बारे में कोई लॉज बनाने की ज़रूरत है तो उसको मॉनिटर करने का काम किसका है, NCPCR का. बराबर. हाउ द कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड. द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द NCPCR. The chairperson should be a person of eminence who has done outstanding work for promoting the welfare of children. ठीक है. इसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा, बाकी मेंबर्स होंगे. चेयरपर्सन कौन होगा, जो बच्चों के हित में बहुत सारे काम किए हों और उन्होंने बहुत सारे बच्चों के राइट्स के को प्रमोट किए हों. ठीक है. एटलीस्ट 2 of the 6 members should be women. इसके अंदर जो है एक चेयरमैन होगा और 6 मेंबर होंगे. उन 6 मेंबर के अंदर 2 मेंबर महिलाएं ही होंगी. ठीक है. इसके बाद है टर्म ऑफ ऑफिस. द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. ठीक है. जो भी इसके अंदर चेयरपर्सन या मेंबर है उनको जो ऑफिस मिलेगा वो 3 साल के लिए मिलेगा. नो चेयरपर्सन और मेंबर कैन होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 terms. कोई भी बंदा 2 बार से ज़्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है, चाहे वो चेयरपर्सन हो या मेंबर हो. ठीक है. व्हाट द कमीशन डज.
The commission works to ensure that child rights are respected. The commission works to ensure that children's well-being is protected. ये तो मेन पर्पज है ही ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्ट। अब इसके ऊपर हम लोग पढ़ने वाले थे, हमारा कौन सा था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, हमने ऑफेंस रिलेटेड टू चिल्ड्रन पढ़ा दिया, फिर हमने ऑफेंस स्टैट्यूट्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन पढ़ा अभी, ठीक है। अब है आपका नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट या चिल्ड्रन राइट, जो कि हमने नीचे पढ़ा। तो एनसीपीसीआर के बारे में हम लोग अच्छे से अभी पढ़ेंगे थोड़ा, अब है वही लेकिन फिर भी आर्टिकल है तो पढ़ लेते हैं। दिस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स is a statutory body that advocates for the rights of children in India. The commission was established in 2007 under the Commission for Protection of Child Right Act 2005. तो हमने अभी जो पढ़ा पीछे, हमने एक्ट के जरिए वो कमीशन पढ़ा था, अब हम डायरेक्ट कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के अंदर वर्क करती है। अब ये एनसीपीसीआर क्या करता है, तो एनसीपीसीआर मॉनिटर एंड इंश्योर दैट लॉज एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू चिल्ड्रन वेलफेयर आर इम्प्लीमेंटेड। बच्चों से जुड़े जो भी पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, वो इंश्योर करेंगी, ठीक है, और उसके ऊपर मॉनिटर करते रहेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट। अगर कहीं पे कंप्लेंट मिलता है कि यहाँ पे बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, तो वो जो है एनसीपीसीआर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर सकती हैं। recommends measure to protect and improve the well-being of children, addresses issues such as child labor, trafficking, education, health and juvenile justice। ये जो है एनसीपीसीआर मेजर्स भी रेकमेंड कर सकती है गवर्नमेंट को कि बच्चों के वेलबींग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पॉलिसीज़ है तो वो भी रिकमेंड कर सकती हैं। इसके बाद ये जो है एनसीपीसीआर बच्चों से जुड़े चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जुवेनाइल जस्टिस है, इस सब के ऊपर भी जो है काम करता है, ठीक है। व्हाट आर दी एनसीपीसीआर ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to ensure that all laws, policies, program and administrative system conform to the right of the child as defined in the Constitution of India and United Nations Convention on the Rights of Child, to create a protective environment for children, to ensure the holistic development and dignity of every child in the country, ठीक है। तो ये सब था आपका एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन, बच्चों से जुड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या क्या हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है आपका द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। इसका शॉर्ट टाइटल है UNCRC। ये बच्चों के लिए कन्वेंशन है जो बच्चों के लिए काम करता है। इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। It's the most widely ratified human rights treaty in history. What does the UNCRC do? Defines childhood as protected time until the age of 18 years. ठीक है, चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करता है और उनके बारे में बताता है कि चाइल्ड 18 साल से नीचे जो भी है वो चाइल्ड में आएगा। दूसरा, states that children have the same right as adult, including civil, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। ये जो है UNCRC ये इंश्योर करता है, ठीक है, और ये बताता है कि कोई भी इंसान जो अडल्ट है उनके जो भी अधिकार हैं वो सारा अधिकार बच्चों के पास भी होगा, चाहे वो सिविल राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट हो, इकोनॉमिक राइट हो या सोशल राइट हो या कल्चरल राइट्स हो। NCPCR outline rights such as protection from abuse, exploitation and discrimination। ये NCPCR जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट है, इसका जो है ये कुछ राइट्स के बारे में आउटलाइन करता है जो कि बताता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, ठीक है, उन बच्चों के साथ जो अब्यूज ना हो,
एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो। अगला है आपका रिक्वायर्स गवर्नमेंट टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विद एडेक्वेट हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस। ये सब भी जो है एनसीपीसीआर करता है। ठीक है। हाउ वॉज द यूएनसीआरसी क्रिएटेड, कैसे ये क्रिएट किया गया यूएनसीआरसी। ठीक है। द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द यूएनसीआरसी, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ऑन नवंबर 20, 1989, 1989 में ये जो है अडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन सितंबर 1990, एक साल के बाद जो है, एक साल के बाद नहीं भाई, हाँ एक साल के बाद ही ये जो है इन फोर्स हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेटिफाइड द यूएनसीआरसी ऑन दिसंबर 11, 1992। हमारा भारत देश जो है इस एक्ट को 2 साल बाद जो है रेटिफाई कर लिया था। रेटिफाई का मतलब है उस यूएनसीआरसी का मेंबर बन गया था। ठीक है। अभी इसके अंदर ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी कुछ है। ऑप्शनल प्रोटोकॉल प्रोहिबिट द रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इनटू आर्म्ड फोर्सेज एंड स्ट्रेंथन पेनल्टीज फॉर चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसके अंदर कुछ ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं जो प्रोहिबिट करता है किसको, कि आप चिल्ड्रेन को आर्म फोर्स में रिक्रूट नहीं करोगे। ठीक है। चाइल्ड लेबर नहीं कराओगे, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन नहीं कराओगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन करोगे। ये सब जो है ऑप्शनल प्रोटोकॉल के अंदर प्रोहिबिट किया गया है। ए कम्युनिकेशन प्रोसीजर अलाउज चिल्ड्रेन टू सबमिट कंप्लेन अबाउट वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। तो ये हो गया आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है बच्चों के लिए। तो मैंने अभी आप लोगों को कवर कराए हैं। इसके बाद आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग अभी ये कर रहे थे, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ा चिल्ड्रन के बारे में। पीनल स्टेट्यूट्स मतलब ऑफेंसेज, बच्चों के बारे में मैंने बताया कि पॉक्सो है। ठीक है। इसके बाद किडनैपिंग है। ठीक है। ये सब बच्चों के लिए है। इसके बाद लॉज क्या क्या है बच्चों के वेलफेयर के लिए, हमने उसके बारे में बात किया। फिर हमने नेशनल कमीशन के बारे में बात किया। फिर हमने इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में बात किया।